आज देश में नेचुरल फार्मिंग का विषय चल रहा है। केमिकल फार्मिंग करते करते बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई हमारे जीवन में। केमिकल फार्मिंग का, मैकेनाइज्ड फार्मिंग का केवल एक बेनिफिट हुआ, वो ये हुआ कि हमारे पास खाद्यान्न की जो कमी थी वो पूरी हो गई और खाद्यान्न सरप्लस हो गया। फल सरप्लस हैं, सब्जियां सरप्लस हैं और खाद्यान्न भी सरप्लस है। केवल एक अचीवमेंट है और उसके जो दुष्परिणाम हैं, बहुत सारे दुष्परिणाम हुए। यानी कि किसान भी कर्ज में डूब गया और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन और जो बायोडाइवर्सिटी था उसका क्या स्वरूप हो गया, आज उस पर बात करता हूँ। कि जैसे नेचुरल फार्मिंग करनी है तो लोग गुड्डे गुड़िया का खेल खिला रहे हैं। कोई कहता है फिटकरी डालने का कमाल देखिए, हींग का कमाल देखिए, मट्ठे का कमाल देखिए, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बता नहीं सकता। बर्मी कंपोस्ट का कमाल देखिए, जबकि बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक बर्मी कंपोस्ट आ गया तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगा। बस लॉलीपॉप दिखाए जा रहे हैं। देश के नीति निर्माताओं से भी निवेदन है, आज का जो मेरा टॉपिक है, देश के नीति निर्माता, बुद्धिजीवी, किसान, सब लोगों को ये बात समझनी है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर क्या अलाउ करता है। तो नेचर जब शब्द आता है तो पहले हमें नेचर को समझना होता है कि व्हाट इज नेचर, नेचर है क्या। मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिखा है। क्योंकि हमको जब खेती करते हैं तो कोई फसल बोनी है। फसल अनाज की हो सकती है, फल की हो सकती है, सब्जी की हो सकती है। तो एग्रोनॉमी में बताया जाता है, कृषि की परिभाषा है, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे कौन सी फसल बोनी है। जिस फसल का सिलेक्शन करेंगे हम नेचर को, प्राकृतिक संसाधनों को और बायोडाइवर्सिटी को देख करके तय करेंगे मुझे कौन सी फसल लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आज हम खेती को समझ ही नहीं रहे। खेती हम कर रहे हैं रुपए के लिए। रुपया कैसे आएगा, तो फिर रुपया प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट मैं फसल में जाता हूं कि रुपया इस फसल से ज़्यादा आएगा। बस यही मिस्टेक होती है हमारी। हमने ज़मीन को नहीं देखा, जल को नहीं देखा, बायोडाइवर्सिटी को नहीं देखा। मुझे लगा केले से रुपया आएगा तो केले की क्रॉपिंग शुरू कर दी। हर क्रॉप के साथ ही जितनी भी कैश क्रॉप है ना, किसान यही सोचता है टमाटर बोलेंगे, कपास बोलेंगे, गन्ना बोलेंगे, धान बोलेंगे, गेहूं बोलेंगे। अब परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग हैं कि नहीं है ये मैं नहीं देखता हूं। तो नेचुरल फार्मिंग का यह मतलब होता है कि नेचर जिस क्रॉप को अलाउ करे, तो हमें पहले नेचर को देखना होता है। इधर मैंने नेचर लिखा। ये जो फसल मैं बोने जा रहा हूँ, मैं इस भूमि में बोने जा रहा हूँ, ज़मीन में ही फसल बोऊंगा। मैं अक्सर सॉइल की बात करता हूँ। अब भूमि में क्या क्या है देखिए। भूमि की फर्टिलिटी का मतलब होता है उसमें जीवांश कार्बन कितना है, ह्यूमस कितना है। तो होना चाहिए हमारी किसी भी ज़मीन में मिनिमम जीवांश कार्बन या ह्यूमस 1% से अधिक होना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सन 52 से 60 52 से लेकर 60 का डाटा रख रहा हूँ, जो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट से आया है। 0.6% जीवांश कार्बन था और अब है कितना, 0.3%। तो हम ज़मीन की फर्टिलिटी का बिल्कुल सीधे सीधे देखिए कि 1% होना चाहिए था। आज़ादी के बाद 0.6 था, अब 0.3 है। फिर सरफेस वाटर, चूँकि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी के बिना कुछ संभव नहीं है। जो भी बीज बोएंगे उसको पानी चाहिए। पानी वर्षा से मिले, चाहे सॉइल मॉइस्चर से मिले, चाहे भूगर्भ जल लेवल से नीचे कैपिलरी सिस्टम से आए, पानी तो क्रॉप को चाहिए। तो सतही जल, सरफेस वाटर 5% एरिया में होना चाहिए किसी भी गांव में। अगर 100 हेक्टेयर लैंड है तो 5 हेक्टेयर में बड़े बड़े जलाशय होने ही चाहिए, गहरे, जहां बारिश का पानी रुके। तो 5% होना चाहिए। जब हम आज़ाद हुए तो 2.7% था,
आज की तारीख में केवल 0.7% है, यानी सरफेस वाटर लगभग ख़त्म। और ये तो मैं एरिया बता रहा हूँ कि इतने एरिया में जलाशय हैं। अब वो जलाशय कितना गहरा है कि उथला है, वो कहानी अलग की है, पानी है या नहीं है। बहरहाल जलाशय है। अब वो पीने योग्य है या नहाने योग्य है या इतना गंदा हो गया है कि उसमें छूना मुश्किल है। तो सरफेस वाटर की पोजीशन ये है। फिर होता है भूगर्भ जल स्तर। 30 से 50 फुट पर होना चाहिए था, 30 से 50 फुट पर था भी। कारण पहले होना चाहिए था और था, यहाँ मैंने कोई वाटर का दोहन नहीं हो रहा था, कोई पंप सेट नहीं था, कोई बोरिंग नहीं था, कोई ट्यूबवेल नहीं था। तो आज़ादी के समय हमारा जो भूगर्भ जल लेवल था वो उतना ही था जितना होना चाहिए था। उसके बाद फिर मैंने दोहन शुरू किया, नकदी फसलों में घुसे और ज़मीन के नीचे के पानी का दोहन किया। आज वाटर लेवल है 150 फुट से लेकर के 700 फुट तक। वो कुछ अपवाद 15-20% एरिया में देश का हो सकता है जहाँ वाटर लेवल 30-35 फुट पर हो, जहाँ बाढ़ आती हो, जहाँ लो लैंड एरिया, वहाँ की बात अलग है। तो ऐसा एरिया मुश्किल से मुश्किल 15% है। फिर मैं जंगल की बात करता हूँ तो देखिए, ये जीवांश कार्बन और ये जल, इसको कहता हूँ मैं नेचुरल रिसोर्स। दो नेचुरल रिसोर्स हैं, सॉइल की फर्टिलिटी और वाटर। तो नेचुरल रिसोर्स का सिनेरियो आप देख सकते हैं कि कितना डाउन हो गया। लगभग 70% नेचुरल रिसोर्स मेरा लुट चुका। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी पर। तो जंगल, बायोडाइवर्सिटी में दो चीज़ें हैं, वनस्पतियां हैं और जीव हैं। तो जंगल माने वनस्पतियां। 33% एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए। 33% एरिया में, जब मैं आज़ाद हुआ था तो लगभग 27% में फॉरेस्ट था। आज फॉरेस्ट जो घट करके लिप फॉरेस्ट का एरिया 6.8% है, यानी जो फॉरेस्ट एरिया सरकारी सिस्टम में है उनमें भी जंगल नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ऑन एवरेज 7% मान लूँ कि 7% फॉरेस्ट है 33 में से, तो लगभग 80% जंगल गायब। अब बायोडाइवर्सिटी आती है। बायोडाइवर्सिटी में दोनों चीज़ें होती हैं, वनस्पतियाँ भी होती हैं और जलचर भी होते हैं, थलचर भी होते हैं, नभचर भी होते हैं। तो जब सरफेस वाटर नहीं रहा तो जलचर खत्म, और जंगल नहीं रहा तो नभचर खत्म, और सॉइल फर्टाइल नहीं रही तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की संख्या खत्म। अब मित्र, पोजीशन ये है कि जिस प्रकृति की व्यवस्था में, जिस नेचर की जिस व्यवस्था में मैं खेती कर रहा था, उस नेचर की उस व्यवस्था को मैं ठीक नहीं करना चाहता और नेचुरल फार्मिंग करना चाहता हूँ। तो इसको मैं कहता हूँ गुड्डे गुड़िया का खेल। तो अब करना क्या है कि अगर राष्ट्र को चाहिए, कोई नेता, कोई नीति निर्माता ऐसा सोच रहा हो कि देश में नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए, तो नेचुरल फार्मिंग होने के लिए हमको नेचर में भी कुछ वर्क करना है। तो क्या करना है, हम अपनी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.3 है, इसको इंक्रीज करके 1% कैसे करें। इसके लिए मैं कहता हूँ कार्बन डालिए, मतलब कार्बनिक पदार्थ खेत में लौटाइए और जीवामृत डालिए। चूँकि कार्बन फसलों का भोजन नहीं है, इस कार्बन को जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं फिर वो मरते हैं, तो जीवांश फसलों का भोजन है। अब सरफेस वाटर की बात है तो ये काम किसान नहीं कर सकता। फार पाउंड कितने बनाएगी सरकार, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये काम एक्चुअली किसान का नहीं है, ये काम पॉलिसीज का है कि पॉलिसी चाहे ग्राम पंचायत चाहे, फंड बहुत है, लेकिन जलाशय अगर गांव लेवल पर बनेंगे बड़े बड़े तो ये सतही जल का एरिया बढ़ेगा। क्योंकि मैं भूमि में फसल बोया और जलवायु पालती है। अभी जलवायु की स्थिति क्या, ये हो गया जल, चाहे सरफेस वाटर हो चाहे भूगर्भ जल हो। फिर वायु का मतलब होता है जंगल। अब जंगल कम है और जलाशय सरफेस एरिया कम है तो जलवायु तो बिगड़नी है। जैसे आज का चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग, आज का चैलेंज है कि जलवायु परिवर्तन।
अब जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कितने भी वैज्ञानिक अपनी एसी लैब में बैठ कर के कितने भी पेपर क्यों ना पब्लिश कर लें, लेकिन जलवायु परिवर्तन के खतरे और ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो बरकरार है, क्योंकि मैं रियलिटी में जलवायु को ठीक करने के लिए कोई सॉलिड प्रोग्राम, मेरी नीतियां नहीं बना रही। सड़कें बन रही हैं, रेल बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स और बायोडाइवर्सिटी में कोई काम नहीं हो रहा है। हो भी रहा होगा तो कागज़ पर हो रहा होगा। मैं अनुरोध किसान भाइयों से कर सकता हूं कि अब अगर भूगर्भ जल लेवल को ऊपर लाना है, ये वाटर लेवल ऊपर लाना है, जलाशय आप नहीं बना सकते, लेकिन हम वाटर लेवल को ऊपर ला सकते हैं। कैसे? कि कुछ दिन, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर मैं क्रॉप का सिलेक्शन सही कर दूं, जो उसको पानी बहुत चाहिए उस क्रॉप को थोड़ा एरिया घटाऊं और उस क्रॉप को लॉन्च करूं जिसको पानी कम चाहिए। ये बात मैं मित्र इसलिए बताता हूं कि आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा और भविष्य कैसे उज्जवल बनेगा। अगर हम सब लोगों ने मिलकर कसम खाई है कि मुझे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे हालात होंगे, मरेंगे जिएंगे, तो बात अलग की है। लेकिन अगर पॉलिसीज को या हम बुद्धिजीवियों को बच्चों के भविष्य की चिंता हो तो इस पर काम करना चाहिए। हम थोड़ा कम खा लेंगे, रुपया थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मैं पानी को तो नहीं लूटूंगा। एक जब ऐसा नियोजन करेंगे तो ये काम कुछ सफल होगा। हमें भूगर्भ जल का दोहन अल्टीमेटली रोकना पड़ेगा, और नहीं रोक सकते तो खेत की मेड़ बना करके भूगर्भ जल को रिचार्ज करना पड़ेगा। ये काम नेचुरल फार्मिंग में आता ही आता है। जो काम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, फॉरेस्ट लगा सकते हैं, जंगल। खेत की मेड़ों पर खूब बढ़िया से पेड़ रोप दीजिए। मत सोचिए कि छाया मारता है। वृक्ष अपने आप में एक क्रॉप है। ये जो फसल नाम लिखा, फसल का मतलब हमारे दिमाग में चना, मटर, गेहूं, धान जो घुस गया, यही मेरी बेवकूफ़ी है। फसल का मतलब वो हर वनस्पति जो उगती है, उगाई जा सकती है। वृक्ष भी हो सकते हैं, फल वाले पेड़ भी हो सकते हैं, हमारी फसलें भी हो सकती हैं और हमारी ग्रासेस भी हो सकती हैं। तो जंगल लगाना पड़ेगा। जंगल नहीं लगाएंगे तो मौत सामने खड़ी है, कोई हम लोगों को बचा नहीं सकता। अब बात आई बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी पे आपको कोई काम नहीं करना, केवल इतना करना कि अभी पेस्टिसाइड ले जा करके जिन ग्रासेस को मार रहे हो, जिन इंसेक्टों को मार रहे हो, वो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जल सही हो जाए, जंगल सही हो जाए, तो माना कि पक्षी आएंगे, माना कि कुछ कीट पतंगे आएंगे, लेकिन हमारा अगर मारने का सिलसिला यही चलता रहा, पेस्टिसाइड के उपयोग का सिलसिला यही चलता रहा, तो फिर बायोडाइवर्सिटी तो नहीं मेंटेन होगी। बायोडाइवर्सिटी मित्र वो चीज़ है जो सॉइल के अंदर है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। जो ज़मीन के ऊपर ग्रासेस, वीड्स उगे रहते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। और ज़मीन के अंदर जो और ऊपर जो कीट पतंगे रहते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी का है। सारी जो 84 लाख योनियों की माया मिल करके इस खेल को खेलती है। अब खेती कौन करता है? हमने एक फसल बोई, जिसे हम लोगों को, वैज्ञानिकों को या किसान को ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए कि तुम खेती करते हो। खेती में मनुष्य केवल और केवल खेत को जोतता है और बीज बो देता है। बीज जमेगा, ये कुदरत डिसाइड करेगी। पौधा बढ़ेगा, ये प्रकृति पर निर्भर है। समय से फूल आएंगे, समय से फल लगेंगे, बीमारियां नहीं लगेंगी, कीड़ा नहीं लगेगा। सारा मैनेजमेंट प्रकृति का है, जिसको मैं भगवान कहता हूँ। व्यवस्था मित्र यूनिवर्स में भगवान ही रन करा रहा है, लेकिन मनुष्य 2 अक्षर क्या पड़ गया विज्ञान के कि वो सोचता है कि प्रकृति को मैं ही चला रहा हूँ, खेती मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं को यहाँ त्याग देना है। हमको एग्जैक्टली देखना है कि नेचर है क्या। तो नेचर ये है कि ज़मीन है, ज़मीन सस्य श्यामला फर्टाइल ज़मीन है। ज़मीन के ऊपर सरफेस वाटर सफिशिएंट मात्रा में है। ज़मीन के नीचे भूगर्भ जल लेवल बहुत अच्छा स्तर में है। ज़मीन का 30%, 25%, 20% हिस्सा वृक्षों से आच्छादित है। वो फाडर के हो सकते हैं, फूड के हो सकते हैं और फ्यूल के हो सकते हैं। पेड़ कोई भी होगा, चाहे जलाऊ लकड़ी का हो, चाहे
पशुओं के चारे का हो या अपने लिए फल का हो, चाहे इमारती लकड़ी का हो, वृक्ष होना ही चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही पानी लाते हैं। और आज चूँकि सॉइल हार्ड हो चुकी है, अगर पानी का सीपेज रेट बढ़ाना है तो रूट जोन से, पेड़ के नीचे से ही पानी नीचे जा सकता है। हमने ज़मीन तो ऐसी छोड़ी नहीं कि ज़मीन से पानी सीपेज होके चला जाए। मित्र, मुद्दा ये है कि हमको कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घटानी है। अब देखिए, कार्बन नहीं है तो यूरिया डीएपी डालना पड़ता है। ज़मीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो फसलों में बीमारी लगती हैं तो हमको फंजीसाइड डालना पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी अच्छी नहीं है, यानी हानिकारक कीट को ख़त्म करने वाला बेनिफिशियल कीट नहीं है तो फिर कीट का अटैक बढ़ता है तो हमको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है। अगर मैंने घर में पालतू पशु नहीं पाले हैं तो फिर मेरे फसलों में उगने वाले खरपतवार एक समस्या बन जाते हैं। लेकिन अगर पालतू पशु हैं, क्रॉप में कोई वीट सूखा है तो वो समाधान है पशुओं के चारे का। इतनी बात अगर मित्र कि हमको कैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, कैसे सरफेस एरिया में जल बढ़ाना है, कैसे वाटर टेबल को ऊपर लाना है, कैसे हमें अपने खेतों में जंगल बढ़ाना है, ये तीन चार काम मैं करता हूँ तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप सुधर जाती है। बस हमें पेस्टिसाइड से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है।